तो कल की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पढ़े थे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना इसका जो स्थल था हड़प्पा से, ठीक है। ये रहेगी हमारी क्लास सेकंड। तो हड़प्पा से पहली बात तो ये कि हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है। ये जो कि हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया था, है ना। अब हड़प्पा से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो ये है कि 12 कक्षों का अन्नागार मिला है यहाँ से, और जो कि यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। शवों को दफनाने की प्रथा थी यहाँ पे, ठीक है। तावे की इक्का गाड़ी और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का चित्रण मिला है ना। यहीं से एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि 37 भी कहा जाता है, क्योंकि कि यहाँ पे जो शवों को दफनाने की प्रथा थी, तो यहीं से हमें एक कब्रिस्तान मिला था। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खेती की जाती थी वो कपास की खेती थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन था, कृषि था या व्यापार था। तो वहाँ पे फिर क्या होगा कि इनका जो व्यवसाय था वो व्यापार था, ठीक है। अब जो सेकंड स्थल था वो था हमारा मोहनजोदड़ो, और इसको हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी वो 1922 में, और ये की थी आर.डी. बनर्जी ने। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर था ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो था विशाल स्नानागार, और यहाँ से भी हमें एक अन्नागार की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नटराज की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह आपका जो ये है ये यहीं से प्राप्त हुआ था। एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी जो कि कांस्य निर्मित थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी मूर्तियाँ हैं मैं ज़्यादातर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति, प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य, ये भी पूछ लेता है कि प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य कहाँ थे, वो थे मोहनजोदड़ो में। और एक हमें यहाँ से श्रृंगारदान प्राप्त हुआ था, ठीक है। लेकिन श्रृंगार से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें चनहुदड़ो में प्राप्त हुई थी, ठीक है, जो कि इसका तीसरा स्थल था। तो ये था मोहनजोदड़ो के बारे में। अब हम आते हैं चनहुदड़ो पे। इसमें क्या है कि ये जो सभ्यता थी वो एकमात्र ग्रामीण स्थल था। इस सभ्यता का अगर हमसे पूछा जाए कि एकमात्र ग्रामीण स्थल था तो वो कौन था, चनहुदड़ो था। बाकी ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है आपकी, ये नगरीय सभ्यता है, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी है, तो ये है नगरीय सभ्यता, या हम कह सकते हैं शहरी सभ्यता, ठीक है। अब चनहुदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है गोल ईंटें, फिर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, ठीक है। चूड़ियाँ और लिपस्टिक के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे। 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हुए थे चनहुदड़ो से। अब आते हैं लोथल पे। तो इस सभ्यता का बंदरगाह इसको माना जाता है। अगर पूछें कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा स्थल था, तो वो था लोथल। इसलिए इसे इसकी वाणिज्य राजधानी भी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्य राजधानी अगर पूछे तो वो है हमारी लोथल। यह मानव निर्मित बंदरगाह था। कैसा था, मानव निर्मित, ठीक है। और यहाँ से हमें बाजरा और चावल के भी साक्ष्य मिले हैं लोथल से। शतरंज का खेल, इसके साक्ष्य भी हमें लोथल से मिले। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि यहाँ से हमें मिली थी युगल समाधि, मतलब जोड़े में जो समाधियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये हमें मिली थी यहाँ से लोथल से। लेकिन समाधि स्थल अगर पूछा जाए कब्रिस्तान, तो वो हमें यहाँ से मिला था हड़प्पा से, ठीक है। ये गया। इसे मृतकों का नगर भी कहते थे। देखो जो मोहनजोदड़ो है इसे हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मृतकों का नगर किसे कहते हैं, तो वो है हमारा लोथल, ठीक है। इसे मृतकों का नगर भी कहते हैं। मम्मी का मॉडल भी हमें यहीं से प्राप्त हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, है ना। और ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी, मृतकों का नगर। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य भी आपको कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये भी आपको लोथल से प्राप्त हुए थे, और ये भी इम्पोर्टेंट है, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य। घोड़े की अस्थियाँ सुरकोट जी से प्राप्त हुई थी। ये कहाँ से प्राप्त हुई थी, सुरकोट जी से, ठीक है। अब देखो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि लोमड़ी और चिड़िया का चित्र
कि जो साक्ष्य था वो भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, वो भी प्राप्त हुआ था लोथल से। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। आगे जो है हमारा नेक्स्ट अगला स्थल जो है वो है कालीबंगा। कालीबंगा पता ही आप लोगों को कहाँ है, राजस्थान में है ना। और लोथल कहाँ है, ये हमारा गुजरात में। ठीक है, तो कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, यहाँ से काली मिट्टी की चूड़ियाँ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। हवन कुंड के साक्ष्य भी हमें यहाँ से ही प्राप्त हुए थे, हवन कुंड के, है ना। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। हल्के साक्ष्य, क्योंकि कि जुते हुए खेत की बात हो रही है, तो हल्के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, कालीबंगा से। 7 हवन कुंड, ठीक है, यहाँ पे हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो यही 7 हवन कुंड। और सरसों की खेती के साक्ष्य, किसके, ये बात हो रही है सरसों की खेती के, तो वो कहाँ से, कालीबंगा से। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य, देखो ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर वो बात करें घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य, तो वो हमें लोथल से प्राप्त हुए, यानी कि गुजरात से। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब आगे हमारा धौलावीरा, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य। ठीक है, धौलावीरा जो कि ये भी हमारा कहाँ पर है, ये भी हमारा गुजरात में है। ठीक है, तो ये किस लिए फेमस था, ये था जल निकासी की उचित व्यवस्था के लिए। जो जल निकासी का वहाँ पे प्रबंधन व्यवस्था थी, मतलब वो अच्छी थी, या फिर जल कुंड के लिए। ठीक है, अब ये देखिए ये कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी वो थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और अगर आप पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, तो वो था आपका लोथल। ठीक है, और जुड़वा राजधानी की बात होती है तो वो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 64 बेसिक चिन्ह मिले थे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एक लाइन, इसे भी याद रखना। ये लोग ये लोग जो व्यापार थे ना, वो ईरान और फारस से करते थे। ठीक है, कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और ये मेसोपोटामिया की ये बात कहाँ से पता चली है कि ये लोग व्यापार ईरान और फारस से करते थे, तो ये पता चली है मेसोपोटामिया के अभिलेख से पता चला है कि इनका व्यापार ईरान से होता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का कारण था वो रहा था हमारा बाढ़, है ना। कई लोग विद्वान जो हैं उनका ये मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण वो था बाढ़। ठीक है, बाढ़ का वहाँ पे आना। अब जो स्टार्ट होता है हमारा अगला टॉपिक, वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेके 1000 BC, और जो उत्तर वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के निर्माता, जो वैदिक सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं वो हैं आपके आर्य लोग। ठीक है, कुछ विद्वानों के मत हैं, सभी ने अपने अलग अलग मत दिए थे कि जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए थे। तो ऐसे ही जो विद्वान थे, मैक्स मुलर, इनका मानना था कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, ऐसे ही संपूर्णानंद ये मानते थे कि आल्प्स पर्वत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक, इनका मानना था कि आर्कटिक पर्वत यानी कि उत्तरी ध्रुव से ही आए थे। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मानना था कि ये तिब्बत से आए थे। ठीक है, तो और अगला टॉपिक होगा जो हमारा वो इसी में ही है, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल मतलब इसमें हम पहले पूर्व वैदिक काल से स्टार्ट किया ना, तो ऋग्वैदिक काल में ये पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ थीं, ठीक है, उनके पुराने नाम बहुत पूछे जाते हैं। जैसे नदी सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी का पुराना नाम या तो सिंध है या है हिरन। ठीक है, ऐसे ही झीलम नदी थी, तो इसका पुराना नाम वितास्ता नदी है ना। चेनाब, इसका पुराना नाम अस्किनी। गंडक, इसका पुराना नाम सधानीरा। रावी नदी, इसका पुराना नाम परुष्पाणी। गोमती नदी, इसका पुराना नाम गोमल। व्यास नदी, इसका विपासा। और सतलज नदी, इसका सुतरेदी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नदियों के पुराने नाम। ठीक है, आगे ये जो है दसराज का जो युद्ध हुआ था वो हमारा रावी नदी के किनारे यानी कि परुष्पाणी नदी के तट के किनारे हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था, सुदास और 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें विजयी कौन हुए थे, वो थे राजा सुदास। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि 10 राज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था या किस नदी के
नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, तो वो था रावी नदी, या तो रावी नदी होगा, रावी नदी नहीं है तो इसका पुराना नाम परुषपाणी नदी। ठीक है, आगे अगर हम ऋग्वेद काल की सामाजिक दिशा की बात करें कि सामाजिक दिशा कैसी थी, तो जो इसकी सामाजिक दिशा थी, वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो पितृसत्तात्मक थी। ठीक है, और शायद अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो मातृसत्तात्मक थी। तो ये कैसी सभ्यता थी? पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था वैदिक सभ्यता में। मनोरंजन का साधन क्या था इन लोगों का? वो थी रथ दौड़। ठीक है, और प्रमुख देवता जो थे वो थे भगवान इंद्र। ठीक है, तो वैदिक काल में इनके प्रमुख देवता कौन थे? वो थे इंद्र। अब जो ऋग्वेद है, हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। उसमें जो इंद्र देवता है उनका नाम कितनी बार आया है? वो आया है 250 बार। ऐसे ही अग्नि देवता है उनका नाम 200 बार, विष्णु जो हैं उनका नाम 100 बार, और शिव जी जो हैं उनका नाम 3 बार। ठीक है, सिंधु नदी का नाम 55 बार, और सरस्वती का नाम 50 बार। ठीक है, अब बात करते हैं उपनिषद कि उपनिषद कितने थे। उपनिषद की जो संख्या थी वो थी 108। सबसे बड़ा उपनिषद था बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें आपको याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलेगा। मतलब याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो गार्गी ने जो क्वेश्चंस पूछे थे याज्ञवल्क्य से, वो सब हमें किस में मिलेगा? बृहदारण्यक उपनिषद में, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद था। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद तो ये था मांड्योपनिषद, और इसमें हाँ सबसे छोटा यही था। और मंडोपनिषद जो था, इसमें आपको यम नचिकेता का संवाद मिलेगा। ठीक है, और ये सत्यमेव जयते जो है ये आपका लिया है मुंडोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। या फिर इस तरीके से पूछ लेगा कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, या फिर याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किस उपनिषद में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके आगे जो बात होती है वो है वेदांग की। तो वेदांग की संख्या कितनी है? वो है 6। ठीक है, और वेदांग है कौन कौन से? पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा छंद, पांचवा ज्योतिष, और छठा व्याकरण। वेदांग वेदों को आसान बनाने के लिए यूज़ किए गए थे। ठीक है, वेदांग जो थे वो वेदों को आसान बनाने के लिए। अब इसमें हम जो 6 वेदांग थे, जैसे इसमें शिक्षा है, तो शिक्षा का मतलब यहाँ से क्या था कि उच्चारण कैसे किया जाए। कल्प, तो जो यज्ञ वगैरह होते थे उसमें जो रस्में वगैरह होती थी वो किसके लिए था? कल्प। ठीक है, उनके मतलब कल्प किसके लिए था? रस्म, यानी कि रस्मों के लिए था ये। निरुक्त, इसका मतलब क्या था कि शब्द की उत्पत्ति। और छंद, ये आपका यूज़ किया गया था तुक के लिए। तो ये इस तरीके से थे। इसमें भी पूछ लेता है कि शिक्षा में क्या था कि उच्चारण कैसे किया जाए। कल्प के लिए पूछे तो उसमें रस्में थी यज्ञ के लिए, निरुक्त की पूछे तो शब्दों की उत्पत्ति, और छंद की पूछे तो तुक। अब हमारा आता है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। ठीक है, सबसे पुराना पुराण कौन सा था? वो था मत्स्य पुराण। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध था सातवाहन वंश से। ठीक है, उसके बाद पुराणों के रचनाकार कौन थे? वो थे लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। ऐसे हमारे जो प्राण थे, विष्णु प्राण, वायु प्राण और भगवत प्राण। ठीक है, इनका संबंध किस किस वंश से था? तो विष्णु प्राण इनका संबंध था मौर्य वंश से, वायु प्राण इनका संबंध था गुप्त वंश से, और भगवत प्राण इनका संबंध था कृष्ण भक्ति से। ठीक है, आगे जो आश्रम व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था ये थी इसमें ऋग्वैदिक काल में 4 प्रकार से। जैसे पहली वाली ब्रह्मचर्य व्यवस्था, तो इसका टाइम जो था वो था आपका 0 से 25 वर्ष। ठीक है, ब्रह्मचर्य के लिए। गृहस्थ व्यवस्था जो थी, यानी कि गृह जीवन के लिए, वो उसका टाइम था 25 वर्ष से 50 वर्ष। वानप्रस्थ जो था, यानी कि वन की ओर प्रस्थान करने के लिए, तो उसका था 25 से 75 वर्ष। और संन्यास का टाइम जो था आपका वो था 75 से 100 वर्ष की एज में आप संन्यास ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 आश्रम व्यवस्थाएं थी। ये भी पूछ लिया जाता है, इनके टाइम पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब आते हैं संस्कार। ऋग्वैदिक काल में संस्कार जो होते थे, जैसे कितने संस्कार थे टोटल? वो थे 16 संस्कार। तो सबसे पहले था गर्भाधान संस्कार। इसमें क्या होता था? इससे होता था केवल वंश की वृद्धि के लिए था ये। ठीक है, दूसरा संस्कार जो था आपका वो था पुष्पवन। ये था आपका उत्तम संतान के लिए।
कि उत्तम संतान के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप मतलब अपने खान पान का ध्यान रख सकते हैं। और उस टाइम पे वो भी बोला जाता है कि बुक वगैरह पढ़ने से जो हमारी भगवत गीता या रामायण वगैरह इस तरीके से बुक वगैरह मतलब इन सबको पढ़ना चाहिए। तो ये था आपका पुष्प 1 में, यानी कि उत्तम संतान के लिए, ठीक है। जात कर्म, इसमें क्या होता था कि जो बच्चा था उसको घी या शहद खिलाया जाता था, ठीक है, जात कर्म में। फिर आगे जो संस्कार था वो था नामकरण संस्कार, इसमें पता ही है आपको, नाम रखने के लिए होता था ये बच्चे के लिए। फिर एक था अन्नप्राशन, जिसमें बच्चे को खाना खिलाया जाएगा, ठीक है, वो 6 महीने के बाद जो अन्नप्राशन होता है बच्चे का। फिर था चूक कर्म, जिसमें बच्चे का मुंडन होगा, मुंडन के लिए था। और लास्ट में जो सबसे लास्ट में होता है अत्योष्टि, यानी कि अंतिम संस्कार, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्कार थे, टोटल तो 16 होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो ये हैं, ठीक है। अब आती है हमारे मतलब वेद की, वेद कितने हैं, तो आप लोगों को पता है वेदों की संख्या है 4, ठीक है, जिसमें आपका पहला वेद है वो है ऋग्वेद। तो इसमें आज हम इस वीडियो में ऋग्वेद को कंप्लीट कर लेते हैं, जो बाकी के 3 रह जाएंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद के जो संकलन करता थे वो थे कृष्ण दयान वेद व्यास, ठीक है, इसके संकलन करता थे। सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछा जाए तो वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने थे, तो वो हैं 10। सूक्त आपसे पूछे जाएं तो वो हैं 1028, और मंत्र यानी कि ऋचाएँ आपसे पूछी जाएं तो ये हैं 10,462 ऋचाएँ, ठीक है। शब्दों की बात करें कि ऋग्वेद में कितने शब्द थे, तो ये लगभग थे 1.5 लाख शब्द, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र देवता का नाम कितनी बार, 250 बार, ये पीछे कराई दिया है। अग्नि देवता का नाम कितनी बार, 200 बार लिया गया, ठीक है। अब ऋग्वेद की रचना पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद की रचना जो पढ़ने वाले थे उसको हम कहते हैं होत्र, ठीक है। ऐसे ही 4 वेद हैं, तो उन चारों की रचनाओं को पढ़ने वालों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को हम कहेंगे होत्र, ठीक है। ऋग्वेद के जो मतलब कितने मंडल बताए थे यहाँ बताए थे 10 मंडल, ठीक है। तो उसमें जो तीसरा मंडल था ऋग्वेद का, तीसरा मंडल, इसमें था आपका गायत्री मंत्र। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित था, ये था सूर्य देवता को समर्पित, ठीक है। गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया था विश्वामित्र के द्वारा। और जो अब आपका 7वां मंडल था ऋग्वेद का, इसमें वही 10 राज के युद्ध का वर्णन किया गया था, जो पीछे आपको बताया था रावी नदी के किनारे या परुषपाणी नदी के किनारे जो हुआ था। मतलब इसमें 10 राजा सम्मिलित थे इस युद्ध में, और जिनकी विजय हुई थी वो थे राजा सुदास, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। 8वां मंडल जो था आपका, उसमें हस्तलिखित रचनाओं के बारे में लिखा गया है या लिखा गया है, ठीक है, हस्तलिखित रचनाओं के बारे में, जो हाथों से लिखी हुई रचनाएं। और आपका 9वां मंडल जो था उसमें सोम देवता के बारे में बताया है। सोम देवता का उल्लेख अगर पूछा जाए तो किस मंडल में है, वो है 9वां मंडल में। 10वें मंडल में क्या है, ये है आपका चातुर्ष वर्ण व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया गया है। अब ये चातुर्ष वर्ण व्यवस्था क्या होती है, ये होती है कि उस टाइम पे जो जैसे अभी हमारी कास्ट वगैरह हैं, ठीक है, या फिर जैसे कास्ट हैं या हमारे धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और फिर उनको भी हम कास्ट में डिवाइड कर देते हैं, जातियों में। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले हमारा जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऐसे थी कि 4 पार्ट में डिवाइड थी। जो सबसे पहला पार्ट था, मतलब सबसे पहले जो आते थे वो आते थे हमारे ब्राह्मण, फिर जो आते थे दूसरे नंबर पे वो थे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे जो आते थे वो वैश्य, और लास्ट चौथे नंबर पे जो थे वो थे शूद्र। और इनको ऐसे नहीं कि उनकी जाति के आधार पे बांटा गया था, इनको बांटा गया था उनके कर्म के आधार पे। जैसे इस टाइम पे हम लोग जाति के आधार पे डिवाइड हैं, उस टाइम पे क्या था कि उनके कर्म के आधार पे उनके काम को देखा जाता था और फिर उसको उस जाति में रखा जाता था, ठीक है। काम कैसे, जो शिक्षा देते थे लोग, जो पढ़ाने का काम था जिनका, वो आपके होते थे ब्राह्मण, ठीक है। अब जो रक्षा करने का काम करते थे, जैसे उस टाइम पे राजा महाराजा थे, उनके जो रक्षा मंत्री वगैरह होते थे, तो जो रक्षा करने का काम करते थे वो आते थे आपके क्षेत्रीय में, जो युद्ध लड़ने का काम करते थे, ठीक है। वैश्य मतलब जो व्यापार, चाहे वो किसी का भी व्यापार हो, जो व्यापार करने का काम करते थे वो आते थे आपके वैश्य में। और शूद्र में कौन थे, सेवा क्षेत्र के लोग, जैसे जो कारीगर थे, जो मजदूर थे, वो लोग किस में आते थे, वो लोग आते थे शूद्र में। तो ये अच्छी वर्ण व्यवस्था थी कि वो जो वर्ण व्यवस्था थी ये आपकी ये कर्म के आधार पर डिवाइड थी, ठीक है, ना कि इस पर कि अभी जातियों में बांट देते हैं कि हिंदू के यहाँ अगर कोई बच्चा हो रहा है तो वो हिंदू होगा, अगर मुस्लिम के यहाँ हो रहा है तो वो मुस्लिम होगा। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बस 4 पार्ट में डिवाइड थे।
तो वो आपको रखना है, याद रखना है कि चतुर्वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। अब इस व्यवस्था के बारे में किस में बताया गया, तो जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी इसके बारे में, ये के कर्तव्य, इसके बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है आपके धर्मसूत्र में। ठीक है, ये एक रचना थी धर्मसूत्र, जिसमें बताया गया है कि जो ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था यूज करी गई थी वो थी आपकी चातुर्य वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो आज ये क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। आगे जो ये यहाँ पे हमारा ऋग्वेद खत्म होता है, आगे जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा सेकंड वेद होगा वो होगा हमारा सामवेद। ठीक है, तो कल से हम नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के तीनों वेद बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे और फिर ये हमारा वैदिक पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।